हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज हम एटम की क्लास 2 में सभी एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियस के मेन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी क्लास जो है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी और ये हमारे टीजीटी साइंस के पेपर को टारगेट करके बनाई गई है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट मॉडल की, जो कि 1898 में आया था और जे थॉमसन ने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल में बताया था कि जो एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है और उसमें पूरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक समान रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज के, वो इसमें फिक्स रहते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज फिक्स रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड जो मॉडल था हमारा वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल था। ये मॉडल सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था और एच हाइगर और ई मार्स्टन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस मॉडल को प्रूव किया था। इस मॉडल में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स इन्होंने कौन सा लिया? बिस्मथ लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 83 और एटॉमिक वेट जो है वो 214 होता है। इन्होंने एटॉमिक सोर्स बिस्मथ से अल्फा रेस के बीम को गोल्ड की प्लेट पर डाला जिसमें जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ था। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा के पार्टिकल्स थे तो जो जिंक सल्फाइड का पर्दा था उससे टकरा करके एक फ्लैश लाइट उत्पन्न कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव ही क्या है, वो न्यूक्लियर है। और न्यूक्लियस की जो खोज की वो किसने की? रदरफोर्ड ने की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सजेशन पर ही ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसकी न्यूक्लियस की खोज का जनक भी रदरफोर्ड को ही माना जाता है। तो न्यूक्लियस की उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि न्यूक्लियस की थोड़ी दूरी पर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती रहती हैं। जो न्यूक्लियस का जो साइज़ था वो उन्होंने 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 बताया। लेकिन उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है, जो एवरेज जो साइज़ है वो 10⁻15 से 10⁻⁻14 है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस का साइज़ था वो 10⁻⁻10 माना, जो कि न्यूक्लियस के साइज़ का 10,000 गुना बड़ा होता है। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल के बहुत कुछ डिमेरिट्स भी थे, तो जिनमें सबसे बड़ा जो डिमेरिट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए इन्होंने सोलर मॉडल बनाया। तो सोलर मॉडल क्या था? तो सोलर मॉडल में इन्होंने न्यूक्लियस को सन से कंपैरिजन किया। इन्होंने बताया कि जैसे सूर्य परमानेंट है उसी की तरह न्यूक्लियस भी जो है वो परमानेंट है, और जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से भी एक फोर्स क्रिएट होता है। तो ये जो फोर्स था, जो इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो फोर्स क्रिएट होता है वो बाहर की साइड लगता है, और जो नाभिक का यानी कि प्रोटॉन का जो खुद का फोर्स होता है वो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। ठीक है, जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, यानी कि mv² = mv²/r। जैसा कि आप एक छोटा सा डायग्राम जो दिया है उसमें देख ही रहे हैं, चारों ओर बीच में जो है वो प्रोटॉन है यानी कि न्यूक्लियस है, और उसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट जो मॉडल आया वो बोर का मॉडल आया। बोर मॉडल में क्या हुआ? बोर मॉडल में इन्होंने हाइड्रोजन के एटम के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम में कुछ शाइनी ब्लैक लाइंस हैं, और इन शाइनी ब्लैक लाइंस के होने का इन्होंने क्या कारण बताया? इन्होंने कहा कि एटम में जो है वो एनर्जी सेल भी होते हैं, और इन्हीं एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करती हैं, और एनर्जी सेल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें कमी नहीं आती, और इन्हीं एनर्जी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसी के थ्रू हमें पता चला कि एटम में क्या होते हैं, एनर्जी सेल भी होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है ΔH/2π। नेक्स्ट मॉडल है हमारा सोमरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सोमरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने जो बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था एनर्जी सेल के बारे में, उसी एनर्जी सेल को सोमरफोर्ड ने KLMN में डिवाइड कर दिया इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या बताया इसमें कि हर शेल में जो है एक पर्टिकुलर
एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रह सकते हैं। जैसे कि के शेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल शेल में हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब कैसे रह सकते हैं वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और एटॉमिक वेट जो है 23। तो एटॉमिक नंबर को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें परमाणुओं की संख्या को बांटना है ना। के एल एम, के में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2, एल में हाईएस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 8, और एम में जो बचा 8 2 10 हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो एम वाली शेल में जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सोडियम की वैलेंसी है वो कितनी है, 1। इन्होंने ये भी बताया कि जो एनर्जी सेल हैं वो सब एनर्जी सेल से मिलकर के बने होते हैं, और वो सब एनर्जी सेल कौन से होते हैं, वो सब एनर्जी सेल होते हैं SPDF। अब ये SPDF क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।